नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, बात कर रहे थे आपके अपने जाने पहचाने बिंदु व्यंजन संधि के प्रकारों पर, जिसमें हमने कुल छोटे और बड़े सहित 5 नियम पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आज हम इस व्यंजन संधि के जो शेष रहे नियम हैं उनको आगे की ओर गति प्रदान करते हैं। साथियों, बिल्कुल स्वागत है आप सबका। ध्यान दीजिए दोस्तों, बात चल रही है हमारे कौन से व्यंजन संधि के नियमों की। कौन सी चल रही है मित्रों? व्यंजन संधि के नियम चल रहे हैं, जिसमें हम 5 नियम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, कितने नियम पढ़ चुके हैं? 5 नियम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब ध्यान देना है, हमारा छठा नियम कौन सा है? हमारा छठा नियम कौन सा है? बात करता हूं नियम नंबर 6 की। जरूरी नहीं कि नियम नंबर 6 ही हो, नियम है अगला, और बहुत अच्छा नियम है दोस्तों। जरा समझना, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो दोस्तों? स्वर रहित मैं वर्ण है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित क्या है दोस्तों? मैं वर्ण है। और इसके बाद कैसे मैं तक। बताएं दोस्तों, यहां मैं कितने वर्ण लिख चुका? जरा जवाब दीजिए, मैं यहां कितने वर्ण लिख चुका हूं? नियम है अपना अगला जो भी नियम है, नियम नंबर 6 कह सकते हैं इसे। नियम में आरंभ कर चुका हूं दोस्तों। बिल्कुल आनंद आएगा क्लास में। बहुत अच्छे नियम हैं, कुछ सरल नियम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व के हैं दोस्तों। यहाँ से हमें खूब सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। बहुत नई नई बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। नियम क्या है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर रहित मैं हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कैसे मैं तक कोई भी हो सकता है। बताएं दोस्तों, इनको नाम देंगे क्या? स्पर्शी वर्ण। क्या नाम दे सकते हैं? स्पर्शी व्यंजन कह सकते हैं, स्पर्शी व्यंजन कह सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इन्हें वर्गीय वर्ण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दोस्तों? वर्गीय वर्ण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं दोस्तों? वर्गीय वर्ण भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 25 वर्णों में हिंदी के जो व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प, इन सभी वर्गों के कैसे लेकर मैं तक के वर्ण की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इन 25 वर्णों में हम बात करें तो उच्चारण के समय जीभ का किसी न किसी मुखावयव को स्पर्श होता है। जीभ का क्या होता है दोस्तों? मुखावयव को स्पर्श होता है, इसीलिए इन्हें स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। बात आती है क्या इन्हें वर्गीय क्यों कहा? क्योंकि इन 25 व्यंजनों में बात की जाए तो कोई भी वर्ण देख लीजिए किसी न किसी वर्ग का होगा। प्रत्येक वर्ण किसी न किसी इन 5 में से एक वर्ग का होता है। इसलिए हमारा नियम क्या हो रहा है? नियम की बात सुनना दोस्तों। हमारा नियम है क्या कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो और उसके बाद कैसे मैं तक यानी स्पर्शी वर्णों में किसी भी वर्ण का योग हो जाता है, तो साथियों इस मैं वर्ण के स्थान पर आप 2 प्रकार के बदलाव कर सकते हो। इस मैं वर्ण के स्थान पर कितने बदलाव कर सकते हैं? 2 प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ लंबे समय तक रुकने वाला हूं साथियों। आप भी मेरे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस क्लास का बहुत अच्छे से। हाँ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं है और उसके बाद कैसे मैं तक यानी कि स्पर्शी या वर्गीय वर्णों में किसी भी वर्ण का योग होता है, तो इस स्वर रहित मैं के स्थान पर हम 2 प्रकार के बदलाव रख सकते हैं। जिसमें पहला तो है, आप चाहो तो अनुस्वार आदेश कर सकते हो। आदेश का मतलब क्या होता है यह चीज मैं बता चुका हूं दोस्तों। किसी वर्ण को बदलकर उसी के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। किसी वर्ण को बदलकर उसी के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना क्या कहलाता है दोस्तों? आदेश कहलाता है। आप चाहें तो हलंत मैं के स्थान पर आदेश रख सकते हैं, और यदि अनुस्वार न लिखें तो बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। सामने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण भी लिखा जा सकता है। कुछ समझ में आया दोस्तों मैंने क्या कहा? कि यदि
स्वर रहित मैं वर्ण के बाद कैसे मैं तक का स्पर्शी वर्ण, कैसे मैं तक का स्पर्शी वर्ण यदि योग करता है तो हलंत मैं के स्थान पर दोस्तों हम अनुस्वार आदेश कर सकते हैं, हम अनुस्वार आदेश कर सकते हैं। यदि चाहें तो हलंत मैं के स्थान पर अनुस्वार न लिखकर जो सामने वर्ण होता है, जिस वर्ग का होता है, सामने वाले वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण को हम आदेश कर लेते हैं। कौन सा वर्ण लिख देंगे दोस्तों? पांचवा वर्ण लिख देंगे दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात आती है क्या इसका एक उदाहरण देखने की। इसका एक उदाहरण देख रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल आनंद आने वाला है, आनंद आने वाला है। अब जैसे मैंने शब्द लिखा इसका क्या, शंकर, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। इसी प्रकार का एक शब्द और आता है दोस्तों, शंकर। पहले मैं बता दूं, इन दोनों शब्दों की बात की जाए तो ये शब्द संधि विच्छेद में कम और युग्म शब्द में पूछा गया है। शंकर शंकर दोनों बार युग्म शब्द में पूछा गया है दोस्तों। यदि तालव्य सकार वाला शंकर आता है तो ध्यान देना, तालव्य सकार वाला शंकर आता है उसका अर्थ होता है भगवान शिव। और यदि दंत्य सकार से बना हुआ शंकर आए तो उसका अर्थ होता है दोस्तों मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण होता है। अब एक बार आप इस बात को समझो, नियम क्या कहना चाह रहा है। इस नियम की चर्चा हम एक बार पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। याद करना वो ऐतिहासिक पल जिस समय मैंने आपको बताया था कि संधि हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहो तो अनुस्वार लगा के लिख दो और आप चाहो तो नए वर्ण का प्रयोग करके लिख सकते हो। इन दोनों शब्दों को जब मैंने सही लिखना सिखाया था उस समय भी मैंने इस नियम का जिक्र किया था मेरे साथियों। बिल्कुल उत्कर्ष क्लासेज के जयपुर स्टूडियो से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, आनंद आने वाला है इस सेशन का, बहुत मजा लीजिए। क्या शंकर शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों? क्या समयोग कर। क्या होता है? समयोग कर। अब शंकर ऐसा तो हम लिखा हुआ देखते हैं दोस्तों, लेकिन शंकर शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है, शंकर शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है जो मेरे कई साथियों के सामने आज पहली बार आ रहा है। शंकर शब्द का यह रूप आज आपके सामने पहली बार आ रहा होगा। अब पता चलेगा कि दोनों सही हैं तो क्यों हैं। ध्यान देना दोस्तों, विच्छेद किया है हमने क्या? समयोग कर। मुझे चाहिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो मैं हलंत मैं को अलग लिख दूंगा। मुझे चाहिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो मुझे हलंत मैं को अलग लिखना पड़ेगा। आगे आपको पता है दोस्तों क्या लिखा हुआ है? कै, और उसके बाद में क्या है? रे। नियम पे आओ। नियम क्या है दोस्तों? यदि स्वर रहित मैं के बाद कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण हो, स्वर रहित मैं के बाद कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? इस स्वर रहित मैं के स्थान पर क्या लिख देंगे दोस्तों? या तो अनुस्वार लिख देंगे या फिर सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा, सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा। दोस्तों सामने वाला वर्ण है कै और कै वर्ग का पांचवा है कै वर्ग का पंचमाक्षर। इन दोनों में से कोई एक वर्ण आप आदेश कर सकते हैं, एक वर्ण आप आदेश कर सकते हैं दोस्तों। इधर क्या बचा है? से, और आगे बचा हुआ है दोस्तों कर, जो क्री धातु से बना शब्द है, ध्यान देना दोस्तों। सभी को यदि हम जोड़ें तो हमारे पास दो रूप आ गए। क्या? एक तो से के साथ लिखा हुआ है, अनुस्वार जोड़कर लिखूंगा तो अनुस्वार ले लिया और आगे क्या लिखना है दोस्तों? कर। पहला रूप मेरे पास आ चुका है दोस्तों। यदि बात आ जाती है क्या कि हम अनुस्वार का प्रयोग न करें और सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा लिखेंगे, तो दोस्तों लिख दीजिए, लाइन को बढ़ा दिया, कै वर्ग का पांचवा और आगे लिखा हुआ है कर। यह था मेरा नियम दोस्तों। क्या कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो, नियम को बहुत गौर से सुनिए, क्या कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं हो और उसके बाद किसी स्पर्शी वर्ण का योग होता है तो स्वर रहित मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश किया जा सकता है। यदि हम अनुस्वार नहीं लिखें तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा जा सकता है दोस्तों। एक बार इस नियम का इस उदाहरण के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं
संस्कार, सम प्लस कार का क्या होगा? संस्कार होगा। मोबाइल भैया, पबजी के मोबाइल भैया, अभी मैं इस बात पे जिक्र करूंगा, वो आगे आएगा दोस्तों। सम और परिउपसर्ग के नियम अभी पढ़ेंगे। आप आगे चल रहे हैं दोस्तों, इस नियम का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अन्य उदाहरण आपके साथ साझा कर सकूं। हाँ, हमने जाना है दोस्तों, क्या नियम है हमारा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं है और उसके बाद कैसे मैं तक का वर्ण योग कर रहा है। तो हमने क्या किया, या तो अनुस्वार या फिर सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवां लिखेंगे। यह हमारा नियम है और इसी नियम से मिलते जुलते कुछ और उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। जैसे शब्द आता है क्या दोस्तों? अलंकार आता है। शब्द क्या आता है दोस्तों? अलंकार। यह अलंकार शब्द इस प्रकार से भी लिखा जाता है मित्रों, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। भ्रमित मत होना, यदि आपको दोनों में कोई भी रूप लिखा हुआ मिले, आप इसका संधि विच्छेद सदैव क्या करते हैं? अलम प्लस कार, यही इसका संधि विच्छेद होगा। शोभा करने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जब हम बात करेंगे काव्य शास्त्र पर, तो काव्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकार पे ही बहुत बड़ी चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। दिल थाम के रहिए, बिल्कुल धैर्य के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। उत्कर्ष के मंच के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रकार से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हर प्रकार से आपके साथ सहयोग से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम अलंकार शब्द को लिख सकते हैं। अन्य उदाहरणों की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण बताऊंगा इसके, जो आपको हु बहू आपको परीक्षा में मिल जाने की संभावनाएं बनती हैं। अलंकृति, अलंकरण, संधान, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, संधान, संभव, संबंध, चाहो तो अनुस्वार लगा के लिख दीजिए, चाहो तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा। दिनांक में यह नहीं आता दोस्तों, दिन प्लस अंक होता है, दिनांक का संधि विच्छेद इसमें नहीं आएगी। बिल्कुल हाँ, ध्यान देना। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों मैं। संबंध के बाद जैसे संप्रदान, संबोधन, संपर्क, अभी जो लिखा जैसे शंकर, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है दोस्तों, शंकर। हाँ, एक नाम और आता है दोस्तों, जैसे संजय, और एक बहुत अच्छा शब्द जो नाम में हम अक्सर गलत लिख देते हैं, मंजू। इस मंजू में हम जो गलती करते हैं दोस्तों, प्रचलन में यह वाला शब्द ले लेते हैं। नाम तो कैसा भी लिखा होगा, नाम में कोई वर्तनी नहीं होती है। एक बात सदैव याद रखना, जैसे किसी महिला, किसी लड़की, किसी दीदी का नाम मंजू है और वह मंजू में न लिख रही है, क्या लिख रही है? न लिख रही है। ध्यान देना दोस्तों, अगर उसने यह लिखा है तो उसके नाम के संदर्भ में तो यह सही हो सकता है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों क्या होगा? गलत होगा, अशुद्ध होगा। वर्तनी की दृष्टि से मंजू शब्द यही शुद्ध होगा। आप चाहें तो इसका दूसरा रूप भी लिख सकते हैं, दोस्तों। नामों में कोई वर्तनियां नहीं होती हैं। नाम जैसा उनके दस्तावेजों में लिखा गया है वही उनकी नजर में दोस्तों शुद्ध होगा, कविता दुबे जी, अभी आपका संस्कार शब्द इसी में नहीं आएगा, उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। जरा एक बार आप इन शब्दों का स्क्रीनशॉट और ले लीजिए दोस्तों, जो मैंने कुछ शब्द आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ मैंने शब्द आपके साथ साझा किए हैं इसी नियम के। क्या कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित मैं है और उसके बाद कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण योग करता है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों? हलंत में के स्थान पर अनुस्वार और या चाहे तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अनुसंधान में अनुपसर्ग है मेरे मित्र, और संधान का अभी मैंने बताया सम प्लस धान होगा। संधान का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, सम प्लस धान होगा। क्या होगा? सम प्लस धान होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं आगे की बात कर सकूं। बिल्कुल क्लास समय पर 2 घंटे की भी हो जाएगी। यदि मुझे लगा कि परीक्षा की तिथियां नजदीक आ चुकी हैं और आपका पाठ्यक्रम पीछे रह रहा है, तो बिल्कुल जैसी व्यवस्थाएं हो सकेंगी, भरसक प्रयास रहेगा कि आपका पाठ्यक्रम अतिशीघ्र पूरा करवाया जाएगा। बिल्कुल श्रवण शब्द में अयादि संधि होती है, स्रो प्लस अन होता है श्रवण जी इसका बिल्कुल मैंने इसका विच्छेद कर चुका हूं, अयादि संधि की हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे वाले नियम की, इसी नियम से जोड़ते हुए दोस्तों,
क्या? सुनिए, अभी हमने जाना कि यदि हलंत में के बाद कैसे मैं तक का कोई भी वर्ण योग करता है तो हलंत में के स्थान पर अनुस्वार या सामने वाले वर्ण का कौन सा लिख सकते हैं? वर्ग का पांचवा लिख सकते हैं। लेकिन संशोधन में सम प्लस शोधन होगा, संयोजन का सम प्लस योजन होगा। इसी प्रकार के हैं शब्द। आप आगे वाले नियम पे आइए दोस्तों, मैं अगले नियम की चर्चा आरंभ कर चुका हूं। एक ही नियम को पकड़कर हम 1 घंटे तक वार्ता नहीं करेंगे। बिल्कुल प्रतिस्पर्धा के दौर में यदि सबसे आगे भी नहीं चले तो कम से कम सबके साथ चले दोस्तों, ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक कदम और बढ़ा सकें और सबसे आगे हो जाएं दोस्तों। हमें पीछे नहीं चलना है, साथ भी चल रहे होंगे तो जीतने की संभावनाएं बन जाती हैं दोस्तों। जब चाहे एक कदम तीव्रता से तेजी से आगे बढ़ाते ही पूरी भीड़ से हम आगे हो जाते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, भीड़ का कारण बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना साथियों। बात करता हूं अगले नियम की। क्या? अगले नियम की बात कर रहा हूं। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको ई उत्कर्ष ऐप पर, बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे दोस्तों। अभी तक मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया है, तो पहले इंस्टॉल कीजिए ऐप को, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कक्षाओं की समय सारणी का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके साथियों। बिल्कुल बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। ध्यान दें, अगला नियम में आ रहा है इसी नियम से जुड़ता हुआ। पतंजलि का मैं बता चुका हूं दोस्तों, पतत प्लस अंजलि होता है जो अपवाद में आएगा, हम बात करेंगे आगे। ध्यान दीजिए, संचय का सम प्लस चय और संचय प्लस ए होता है। मैं इन शब्दों की चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, आप एक बार पुरानी क्लासे वापस से देखिए। आगे बढ़ रहा हूं, क्या है नियम सुनो। हमने अभी तक केवल स्पर्शी को जोड़ा है। किसे जोड़ा है दोस्तों? स्पर्शी को जोड़ा है, वर्गीय वर्णों को जोड़ा है। लेकिन अभी व्यंजनों में अंतस्थ और ऊष्म भी तो बाकी रहा, अभी अंतस्थ और ऊष्म भी तो बाकी रहा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अंतस्थ और ऊष्म का योग हो यदि हलंत में के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, अंतस्थ या ऊष्म वर्ण यदि आ जाते हैं, अर्थात मैं कहूं ये, रे, ले, वे, आपका शे, श, से और है, इन वर्णों में कोई भी वर्ण यदि योग करता है दोस्तों तो बदलाव क्या होगा? अब एक बार आप अपने लेखन को विराम दें, अब एक बार आप अपने लेखन को विराम दें। आगे वाले नियम की चर्चा आरंभ कर चुका हूं दोस्तों। यदि आप लगातार नहीं सुनेंगे, मैं दौरान नहीं करूंगा, आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए इस चीज को जरा समझें। क्या है? हमने अभी अभी नियम जाना है साथियों कि यदि स्वर रहित मैं वर्ण के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण योग करता है तो हलंत में के स्थान पर आप अनुस्वार या सामने वाले वर्ण के वर्ग का क्या बना सकते हो? पांचवा। क्या बना सकते हैं दोस्तों? पांचवा बना सकते हैं। लेकिन अंतस्थ और ऊष्म में कोई भी वर्ण यदि योग करता है दोस्तों तो ध्यान देना, केवल और केवल हलंत में के स्थान पर क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा। केवल क्या बनेगा दोस्तों? अनुस्वार बनेगा। अब सवाल उठता है, यहां अनुस्वार ही क्यों बना, अन्य वर्ण क्यों नहीं बन रहे, पांचवा क्यों नहीं ले रहा? ध्यान से सुनना, पांचवा वर्ण इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन वर्गों में कोई पांचवा वर्ण होता ही नहीं है। इन वर्गों में कोई नासिक्य वर्ण नहीं होता दोस्तों। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनमें कोई नासिक्य वर्ण नहीं होता, कोई पंचमाक्षर नहीं होता। यही वजह है राहुल जी, धनंजय का धनम प्लस जय होता है। तो यदि स्वर रहित मैवर्ण के बाद अंतस्थ या ऊष्म का योग होगा तो केवल और केवल क्या बनाएंगे दोस्तों? अनुस्वार आदेश होगा। अब बात करते हैं इस नियम के साथ इसके कुछ उदाहरणों की। बिल्कुल पहली बार ले रहे हैं वंदना सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन चैनल पर। आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों को बताइए कि हर रात 9 बजे आपके साथ आपका दोस्त हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ नियम, कुछ नई अन्य जानकारियां लेकर उपस्थित हो जाता हूं दोस्तों। आगे बढ़ता हूं इस नियम के कुछ उदाहरणों की तरफ। ध्यान दें, हमारा अगला नियम हो जाएगा ये, अर्थात आज का नियम नंबर 7 या आज क्या कक्षा का दूसरा नियम। क्या? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर रहित में। मनोवैज्ञानिक में मन प्लस विज्ञान प्लस इक है। अभी मैं चर्चा करूंगा विसर्ग संधि पे, उस समय आएगा दोस्तों। ध्यान दें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो और उसके बाद ये, रे, ले, वे, से, श, से और है।
इन 8 वर्णों की बात कर रहा हूं मैं। इन 8 वर्णों की बात करें तो 8 वर्णों में ध्यान देना दोस्तों, इन 8 वर्णों में प्रथम 4 तो हैं अंतस्थ और अंतिम 4 हैं आपके कौन से दोस्तों, ऊष्म। तो अंतस्थ या ऊष्म वर्णों का योग होता है, अंतस्थ या ऊष्म वर्णों का योग होता है। तो हलंत में के स्थान पर क्या आदेश होगा, अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे मैं शब्द लेता हूं संरचना, शब्द क्या लिया मैंने, संरचना, संरचना। अब बताइए दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संरचना का हम संधि विच्छेद करेंगे क्या, समयोग रचना, समयोग रचना। आप आपसी वार्तालाप न करें, आप आपसी वार्तालाप न करें, जरा ध्यान दें मित्रों, इस चीज को समझिए। मैं पुनः कह देता हूं, जिस तरीके की अपेक्षा, जिस तरीके से विद्यार्थी के पढ़ने की अपेक्षा हम करते हैं, जैसा आप अच्छा पढ़ने की उम्मीद लेकर उत्कर्ष से जुड़े हो, तो अच्छा पढ़ने का परिचय भी दीजिए, अच्छे विद्यार्थी बनिए। आप लगातार इस चीज को देखिए। जब मैं आपको कहूं सर मेरी कोई किताब नहीं है, बिल्कुल जगदीश जी मेरी कोई किताब नहीं है, उत्कर्ष ही मेरी किताब है, दोस्तों ध्यान रखना मैं कह रहा हूं क्या, आप केवल इस चीज को सुने। जब मैं कहूं आपको लिखना है तब आप अपना लेखन कार्य आरंभ करेंगे। कीपैड से खेलना बंद कीजिए दोस्तों, स्क्रीन की देखिए, कानों में सुनिए कहना क्या चाह रहा हूं। संरचना शब्द का संधि विच्छेद किया मैंने क्या, समयोग रचना। मेरे सभी नोट्स आपको ई उत्कर्ष ऐप पर, टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, ई बुक के रूप में मिलेंगे दोस्तों। आप वहां इन बातों को, बिल्कुल आपको मैं बहुत बार कह चुका हूं कि ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ये सब चीजें मिल सके। ध्यान दें, संरचना का संधि विच्छेद क्या होता है, समयोग रचना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए, मैंने लिखा हलंत में। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, रे, और आगे लिखा हुआ है च और ना। अब ध्यान दें, नियम की बात कर रहा हूं दोस्तों, स्वर रहित मैं के बाद रे वर्ण लिखा हुआ मिल रहा है, स्वर रहित मैं के बाद रे वर्ण लिखा हुआ मिल रहा है। अर्थात मैं कहूंगा कि मुझे स्वर रहित मैं के बाद अंतस्थ या ऊष्म में से एक वर्ण मिल रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप हलंत में के स्थान पर केवल अनुस्वार आदेश कर लोगे। क्या आदेश कर लोगे, अनुस्वार आदेश कर लोगे। और इधर क्या बचा हुआ है, से, और इधर क्या बचा हुआ है, रचना। क्या बचा हुआ है दोस्तों, रचना बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, रचना। सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए, से, अनुस्वार और रचना, अर्थात संरचना से पुनः हमने क्या बना लिया दोस्तों, संरचना बना लिया। अब आगे मैं लिख रहा हूं इसी नियम के कुछ अन्य उदाहरण जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, अपने आप में एक अच्छा स्थान रखते हैं। ध्यान देना दोस्तों, क्या, संयोग। हम बात करें जैसे संरक्षण, शब्द आता है जैसे दोस्तों संरक्षक, शब्द क्या आता है दोस्तों, संरक्षक। शब्द आता है दोस्तों संलग्न, शब्द आता है दोस्तों संलाप, शब्द आता है दोस्तों संयम, शब्द आता है दोस्तों संशय। बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, स्वयंवर। इसका संधि विच्छेद यदि पूछा जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा स्वयं प्लस वर, स्वयं के बाद वर लिखा जाएगा दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से समझना इन चीजों को। यह है कुछ शब्द जिनमें हलंत में के बाद केवल सम उपसर्ग का नियम नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, केवल सम उपसर्ग का नियम नहीं पढ़ा रहा हूं, सम उपसर्ग का योग क्री धातु में होगा, जिसकी मैं आगे अभी चर्चा करने वाला हूं। पहले केवल हमने इतना जानना है क्या, कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित में हो और उसके बाद किसी भी अंतस्थ या किसी भी ऊष्म वर्ण का योग होता है, तो हलंत में के स्थान पर दोस्तों अनुस्वार आदेश हो जाता है, जिसका मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। एक बार मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अपना थम्स अप कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस क्लास का आनंद आने वाला है। अब मैं दो उपसर्ग वो लूंगा जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संचार संस्करण वाले शब्दों का जिक्र मैं अब करने वाला हूं दोस्तों। एक बार अपना थम्स अप कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। बात करते हैं आगे।
अगला नियम होगा वो क्या होगा, जरा सुनना दोस्तों। मैं दो उपसर्गों की चर्चा एक साथ करने वाला हूं। मैं व्यंजन संधि के अनेक प्रकार हिंदी में नहीं होते, हिंदी में व्यंजन संधि के केवल नियम होते हैं, हमें नियम पता होने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आपको ये मेरा जो पढ़ाने का इसका सिस्टम था, इसका जो हमने एक तरीका शॉर्ट पैटर्न का अपनाया है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिल्कुल कि लाइव जुड़ जाइए और बहुत ज़्यादा संख्या में बताइए लोगों को कि इसका आनंद कितना अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से हर महीन पहलू पर विस्तार से वार्ता की जा रही है दोस्तों। आगे आ जाइए। नियम है क्या, सुनना। एक तो है दोस्तों कौन सा, सम। ये क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। और एक और है उपसर्ग कौन सा, परी। एक कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, परी। मैंने इन दोनों उपसर्गों को एक साथ क्यों लिया है, मैंने इन दोनों उपसर्गों को एक साथ क्यों लिया है, उसकी पहले वजह जानो। अब आप जरा लेखन को विराम दीजिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब मजा आएगा इन दोनों नियमों को एक साथ समझ के। कैसे, देखो वो बहुत सारे शब्द जो आपके जहन में बहुत देर से घूम रहे हैं कि सम उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन संस्कार को याद नहीं किया, संस्करण को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, अब बताऊंगा दोस्तों। कारण सुनिए दोस्तों, क्या है। एक तो है सम उपसर्ग और एक है मेरे पास कौन सा, परि उपसर्ग। नियम क्या है, सुनना कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द हो, कौन सी धातु से दोस्तों, क्री धातु से। बहुत अच्छी चीज है ये वाली, क्री धातु से बना शब्द हो। नियम क्या है कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना क्या हो, कोई भी शब्द आए, ठीक इसी प्रकार का यहां भी होगा क्या, कि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इन दोनों उपसर्गों को एक साथ क्यों लिखा है दोस्तों। कोई भी शब्द हो तो नियम क्या है, अब सुनिए नियम क्या है, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा, बिल्कुल संस्कृति की क्लास भी लगेंगी दोस्तों। गोदारा जाट जी, आपकी समस्याएं नोट हो चुकी हैं। कमेंट बॉक्स में भी मेरे बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं संस्कृत की रीड की कक्षाएं कब आरंभ होंगी। बिल्कुल बहुत जल्द आपके सामने संस्कृत की क्लास भी आरंभ होने वाली है साथियों। बस क्लाइमैक्स पे है दोस्तों, उसका आनंद अब आएगा। कारक, कार्य, कर्ता, कृत, कृति, ये कुछ शब्द हैं दोस्तों, जिनका आरंभ मैं कहूं क्री धातु से होता है, या मैं कहूं ये सभी ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो बने हुए हैं, जिनकी संरचना क्री धातु से हुई है, जिनकी बनावट क्री धातु से हुई है। बिल्कुल, यदि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो मैं वापस से दोहरा दूंगा इस नियम को, बहुत बार दोहराने वाला हूं। केवल आप सुनिए धैर्य से दोस्तों। क्या कि जो क्री धातु है दोनों उपसर्गों के साथ जुड़ने वाली है, इस क्री धातु से बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनना। बिल्कुल एक लाइक करें दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें दोस्तों। नियम क्या है सुनिए कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु है और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु है। क्री धातु से बनने वाले शब्द मैंने आपके सामने लिख डाले, कौन कौन से हैं। अब नियम सुनना कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आता है तो देखो हमें पता है हलंत में के स्थान पर तो दोस्तों क्या बनना है, अनुस्वार। हलंत में के स्थान पर तो क्या बनना है दोस्तों, अनुस्वार बनेगा। यह तो हम पहले ही जान चुके हैं। क्यों, सभी शब्दों का प्रथम वर्ण क्या है, कै, और हम जानते हैं स्वर रहित मैं के बाद कै वर्ण का योग हो या कैसे मैं तक किसी भी वर्ण का योग हो तो हलंत में का अनुस्वार बनेगा। यह हमने ठीक पहले नियम में ही पढ़ा था। तो हलंत में का तो क्या बना लिया दोस्तों, अनुस्वार। अब इस नियम को अलग लिखने की वजह क्या है, दोस्तों आश्चर्य होगा जानकर। क्या हलंत में और इस कै, इन दोनों के मध्य दंत्य सकार है दोस्तों। ये कौन सा से है, दंत्य सकार। दंत्य सकार का दोस्तों मुझे आगम करना होगा। बहुत नई बात बोल चुका हूं, संधियों में पहली बार बोल चुका हूं। क्या ध्यान देना,
कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द हो, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो तो हलंत में का तो अनुस्वार बनेगा ही बनेगा। यह चीज तो हम पहले से ही जानते हैं। इन दोनों के मध्य दंते सकार का आगम भी होगा। आगम का मतलब जानते हैं दोस्तों, आरंभ में मैंने बताया था अपनी तरफ से नया वर्ण जोड़ देना। अपनी तरफ से नया वर्ण जोड़ देना क्या कहलाता है दोस्तों? आगम कहलाता है। अब आते हैं हमारे शब्द। जैसे मैं संस्कार को सम उपसर्ग के साथ जोड़ूंगा तो ध्यान देना, संस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या करेंगे? तो इसका विच्छेद होता है दोस्तों समयोगकार। सवाल मेरा यह नहीं, सवाल मेरा यह नहीं क्या कि सम प्लस कार क्यों हुआ? सवाल मेरा यह है दोस्तों क्या कि यह जो आपने दंते सकार स्वर रहित लिख रखा है यह कहां गया? यह कहां गया? ध्यान देना दोस्तों, यह दंते सकार है आगम वर्ण। क्या है दोस्तों? आगम वर्ण। और जो आगम वर्ण होते हैं विच्छेद करते समय उन्हें नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो आगम होंगे, जब जोड़ेंगे तब आएंगे, जोड़ने से पहले आएंगे ही नहीं। अब नियम क्या था हमारा कि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु का शब्द आ गया दोस्तों, कार मिल रहा है, तो हलंत में के स्थान पर तो हमें क्या बनाना है दोस्तों? अनुस्वार बनाना है। क्या बनाना है? अनुस्वार बनाना है। इसके बाद इन दोनों के मध्य क्या लिखना है? दंते सकार का आगम करना है। दंते सकार का क्या करना है? आगम करना है। और आगे क्या जोड़ना है दोस्तों? कार जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कार जोड़ना है। सबको जोड़ के लिखे देखिए, से में आगे लगाएंगे अनुस्वार, फिर दंते सकार आधा है, स्वर रहित है, और स्वर रहित है खड़ी पाई का वर्ण है, खड़ी पाई हटा के आधा लिख दिया, और उसके आगे क्या जोड़ देंगे दोस्तों? कार जोड़ देंगे। अर्थात संस्कार से पुनः हमें क्या लिखा? संस्कार लिखा हुआ मिल गया। कुछ अन्य शब्दों की बात करता हूं दोस्तों, कुछ अन्य शब्दों की बात करता हूं दोस्तों। अभी परिउपसर्ग की भी चर्चा करेंगे। इसी नियम के कुछ अन्य शब्द बता रहा हूं जो बचे हुए हैं। क्या? सुनना, हमारा नियम क्या है? हमारा नियम हो जाएगा ये नियम नंबर आपके 8 पे। नियम है क्या? सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए तो हम क्या करते हैं? हलंत में का तो अनुस्वार बना देंगे और इन दोनों के मध्य दंते सकार का आगम करेंगे। याद कैसे होगा? यहां भी दंते सकार तो आगम भी दंते सकार का कर लो। यहां दंते सकार लिखा हुआ है तो आगम भी कौन सा का करेंगे? दंते सकार का ही कर लेंगे। और शब्द बता रहा हूं दोस्तों, जैसे शब्द आता है संस्करण, इसका विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस करण। उसके बाद में आता है जैसे दोस्तों शब्द संस्कृत, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? सम प्लस कृत। क्या हो जाएगा? सम प्लस कृत। फिर शब्द आता है दोस्तों संस्कृति। शब्द क्या आता है? संस्कृति। विच्छेद क्या होगा? समयोग कृति। क्या होगा दोस्तों? समयोग कृति। इसका विच्छेद कर लेंगे हैं। जैसे शब्द आते हैं दोस्तों संस्कार्य। शब्द क्या आता है दोस्तों? संस्कार्य। शब्द आता है दोस्तों संस्कृता। शब्द आता है दोस्तों संस्कारक। यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द पूछेगा तो इनसे बाहर उदाहरण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि क्री धातु से बनने वाले सभी शब्दों का मैं जिक्र यहां कर चुका हूं मेरे साथियों। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाले शब्दों में जो दंते सकार का आगम होता है और बनने वाले शब्द का रूप क्या होता है, उन समग्र शब्दों का हम यहां बिल्कुल उदाहरण ले चुके हैं दोस्तों। एक बार यह नियम आपके समझ में आ गया, बिल्कुल इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि परिउपसर्ग का भी हम योग पढ़ सकें। बिल्कुल परिउपसर्ग का भी योग पढ़ सकें। वर्ण विचार का प्रश्न जरूर कराना। बिल्कुल अभी जाकर जी वर्ण विचार और संधि इन दोनों के एक बार मैं 5 घंटे की मैराथन क्लास लेने वाला हूं दोस्तों। बहुत जल्द आपके सामने 500 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आपका दोस्त उपस्थित होने वाला है। उस समय केवल और केवल इन 2 बिंदुओं पर प्रश्न होंगे, उनके जवाब होंगे, उनकी विस्तृत व्याख्याएं होंगी। बिल्कुल दोस्तों एक बार हम इस बिंदु को पूरा करें ताकि हमारा यह कार्य भी आगे जल्दी से आरंभ किया जा सके। स्क्रीनशॉट लिया मित्रों, आगे बढ़ रहा हूं। आविष्कार का विच्छेद आवि है प्लस कार होता है दोस्तों, यह है विसर्ग संधि का उदाहरण है। बात करते हैं आगे परिउपसर्ग का। हमारा जो आज का नियम हो जाएगा अगला, नियम नंबर 9 कह सकते हैं इसको। क्या? अभी हमने जाना है, हम पढ़ रहे हैं क्या? परिउपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द। कौन सी धातु से दोस्तों? क्री धातु से बना शब्द हो तो नियम सुनना।
नियम क्या है कि यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए, यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए तो इन दोनों के मध्य, अब ध्यान देना, जैसे सम उपसर्ग के बाद क्री धातु में तो हमने किया था दोस्तों दंत्य सकार का, और परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु आने पर होगा मूर्धन्य सकार। दोस्तों कौन सा से होगा? मूर्धन्य सकार का आगम करेंगे। किसका आगम करेंगे दोस्तों? मूर्धन्य सकार का आगम कर लेंगे। मूर्धन्य सकार का क्या कर लेंगे दोस्तों? आगम हो जाता है। मूर्धन्य सकार का दोस्तों क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। जैसे यहाँ पर पे पतंग की तरह हम पे वर्ण लिख रहे हैं, तो पे भी जो मूर्धन्य सकार है यह भी पे की तरह लिखा जाता है। अर्थात आप इसको एक इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि कौन से उपसर्ग में कौन से सकार का आगम होगा। दंत्य से वाले उपसर्ग में तो दंत्य सकार का आगम, और पे वाले उपसर्ग में पे की तरह जो मूर्धन्य सकार होता है उसका आगम कर लेंगे दोस्तों। अब बात आती है संधि की, उदाहरण की। जैसे शब्द आता है क्या? परिष्कार। शब्द आता है दोस्तों क्या? परिष्कार। अब इस परिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परियोगकार। हमें पता है क्या कि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आए, इन दोनों के मध्य हमें क्या करना है? मूर्धन्य सकार का आगम करना है। इन दोनों के मध्य हमें क्या करना है? मूर्धन्य सकार का आगम कर लेना है। इधर क्या बचा पड़ा है? परि, और आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कार। सबको जोड़ेंगे तो परि अब मूर्धन्य सकार है, स्वर रहित। मूर्धन्य सकार क्या है दोस्तों? स्वर रहित है। और हमें पता है खड़ी पाई का कोई वर्ण यदि स्वर रहित हो तो खड़ी पाई हटा के उसे आधा लिखा जा सकता है। आगे जोड़ देंगे क्या? कार जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे दोस्तों? कार जोड़ देंगे। और उदाहरणों की मैं चर्चा कर रहा हूं, कुछ और उदाहरण भी लिख देता हूं। जैसे आता है शब्द क्या? परिष्कृत। शब्द आता है दोस्तों परिष्कृति। शब्द आता है दोस्तों परिष्करण। शब्द क्या आता है दोस्तों? परिष्करण। शब्द आता है दोस्तों जैसे परिष्कार्य। शब्द आता है दोस्तों जैसे परिष्कृता। शब्द आता है दोस्तों जैसे एक और था, कौन सा? परिष्कारक। तो ये है आपके परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाले शब्दों के योग में मूर्धन्य सकार का हमने क्या किया है दोस्तों? आगम किया है। मूर्धन्य सकार का हमने क्या पढ़ा है दोस्तों? आगम पढ़ा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना, इसको बहुत अच्छे से समझना। नियम है हमारा, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य मूर्धन्य सकार का आगम होगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात क्या कि इन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? इन शब्दों के संधि विच्छेद में जो मूर्धन्य सकार है उसको हटा दो और योग का चिन्ह लगा दो। इसके पहले का पहला पद और दूसरा शब्द में लिखा जाएगा दोस्तों। बिल्कुल परिष्कार में विसर्ग संधि नहीं हो सकती दोस्तों। यह अपने आप में स्वतंत्र नियम रखती है दोस्तों, ध्यान देना। आगे मैं बात करता हूं क्या इस नियम से संबंधित कुछ और बातें हैं। जरा मैं लिखूं आपके सामने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों ताकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आते हैं कुछ शब्द। आपकी विद्वता का परिचय मैं अब लेने वाला हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देना। शब्द लिखा है मैंने समाचार। शब्द क्या लिख दिया दोस्तों मैंने? समाचार। बिल्कुल। शब्द लिख दिया है मैंने निरूपाय। शब्द लिख दिया है मैंने निरुत्तर। शब्द क्या लिख दिया दोस्तों मैंने? निरुत्तर। और इनका जो विच्छेद होता है वह है क्या? समयोग आचार। निरूपाय का विच्छेद होता है दोस्तों क्या? निर्योग उपाय। निरुत्तर का विच्छेद होता है दोस्तों निर्योग उत्तर। नियम क्या कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। नियम क्या कहने वाला हूं वो सुनिए, वो बहुत काम का है। एक बार अभी एक और शब्द आता है दोस्तों अनुसार। एक और शब्द आया था अनुसार।
जिसका विच्छेद था अनु प्लस सार। विच्छेद क्या था? अनु प्लस सार। हालांकि यह संधि की तरह हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये तो देखिए संधि की तरह नजर आ रहे हैं। इन उपरोक्त तीनों शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। मैं कहना क्या चाहूंगा, कोई नियम का नंबर नहीं डालना, इसके लिए एक नोट लिखवाऊंगा, विशेष तथ्य बताऊंगा दोस्तों। क्या इनका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखिए व्यंजन है, और आगे हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? स्वर मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? स्वर मिल रहा है। अर्थात यदि मैं इनका सार रूप लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या है? व्यंजन, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है दोस्तों? स्वर। और हमें पता है जब व्यंजन के साथ स्वर का योग होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। इस प्रकार के शब्द आपको दे करके इस प्रकार के शब्द आपको दे करके परीक्षक क्या करता है? अपनी मनोदशा का, बिल्कुल हमारी मनोदशा का परीक्षण कर सकता है। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, ये तीन शब्द कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या दिख रहा है हमें? जिनमें हमें दिख रहा है क्या कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या लिखा हुआ है? स्वर लिखा हुआ है। अर्थात इन तीनों ही शब्दों में व्यंजन के साथ स्वर का योग हो रहा है, जो व्यंजन संधि की परिभाषा से संबंध रखते हैं। लेकिन यदि, अब काम की बात बोलूंगा वो सुनिए, कि यदि किसी उपसर्ग का, जो महत्वपूर्ण बात लिखने वाला हूं वो अब आएगी दोस्तों, क्या कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण, यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो दोस्तों? स्वर रहित हो। अंतिम वर्ण क्या हो दोस्तों? स्वर रहित हो। यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उसके बाद कोई स्वर योग करता है, उसके बाद कोई स्वर का योग हो, ध्यान से सुनना, ये योग हो, तो वहां संधि नहीं होती। तो वहां दोस्तों क्या नहीं होती? संधि नहीं, बल्कि क्या होता है? संधि नहीं होती। क्या होता है दोस्तों? बल्कि संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है मैंने, ये वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख दी है। क्यों? इस प्रकार के शब्द देकर के हमारे चित्त को भ्रमित किया जा सकता है, हमारी मनोदशा का परीक्षण किया जा सकता है कि हम केवल और केवल नियम को रटते हैं, हम केवल और केवल उदाहरण को रट के चले जाते हैं। कंसेप्ट समझना दोस्तों, कंसेप्ट क्या कह रहा है? व्यंजन के साथ में क्या जुड़ रहा है? स्वर। व्यंजन के साथ में क्या जुड़ रहा है दोस्तों? स्वर। व्यंजन के साथ क्या जुड़ रहा है? स्वर। व्यंजन के साथ क्या जुड़ रहा है? स्वर। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? व्यंजन संधि का नियम लग रहा है, या मैं कहूं व्यंजन संधि की परिभाषा का पालन हो रहा है यहां। लेकिन नियम के साथ साथ ही एक विशेष तथ्य आ चुका, यह हमारे पास एक महत्वपूर्ण विशेष तथ्य आ गया। हम कह सकते हैं इसको, क्या अविस्मरणीय बिंदु है इसका। ये क्या विशेष तथ्य है? कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, सम और निर दोनों ही उपसर्ग होते हैं दोस्तों, यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उसके बाद किसी शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होता है, तो ऐसी स्थिति में आरएफ शिवाजी निश्चय शब्द आपने अशुद्ध लिखा है, नी प्लस चय होता है जो विसर्ग संधि में आएगा दोस्तों। सत्व विसर्ग संधि में पढ़ने वाले हैं उसका, आप पहले शब्द की वर्तनी चेक कीजिए दोस्तों। हम बात करते हैं क्या कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित है और आगे स्वर का योग होता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, संधि नहीं बल्कि क्या होगा दोस्तों? संयोग होता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे की चर्चा आरंभ कर सकूं मित्रों। ये सारे के सारे जो तीनों नियम हैं, ये तीनों उदाहरण हैं, वो इसी संदर्भ से जुड़ते हुए हैं। इसीलिए मैंने नोट, या आप कह सकते हो एज ए अपवाद, आप कह सकते हो एज ए अपवाद है ये। स्क्रीनशॉट लिया। अब बात करता हूं मैं कुछ आगे के नियमों की। बिल्कुल आज हम लंबे समय तक जुड़े रहे हैं साथियों, जुड़े रहेंगे। बात करते हैं आगे के नियम की। नियम पर आ जाइए। बिल्कुल आप जैसा पढ़ना चाहोगे हम वैसा ही पढ़ा रहे हैं। हमारा पढ़ाना, उत्कर्ष क्लासेज का आपके साथ जुड़े रहने का उद्देश्य आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा फीडबैक दे पाते हो मित्रों। बिल्कुल सुझाव आपके अपेक्षित हैं, लेकिन सहयोग भी जरूरी होगा दोस्तों, तभी दोनों हाथों से ताली बजेगी दोस्तों। आप लगातार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लगातार ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसका लिंक मित्रों को भी बताइए दोस्तों, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए।
ये सामाजिक सरोकारों में आरंभ हुआ सेशन शुरू हुआ है दोस्तों। बिल्कुल सर का नाम जैसा है, उनका स्वभाव भी उसी नाम के अनुरूप है साथियों। बहुत अच्छा मजा आने वाला है इस बिंदु का, बहुत अच्छा मजा आने वाला है पूरे हिंदी विषय का, जिसमें व्याकरण की चर्चा भी विस्तार से होगी, काव्य शास्त्र भी पढ़ेंगे, रीट की शिक्षण विधियां भी पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास पे भी बहुत अच्छी वार्ता करने वाला हूं दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं कर रहे दोस्तों। जो पढ़ा रहे हैं फुल एंड फाइनल और पूरा विस्तार से पढ़ा रहे हैं, किसी बिंदु को संक्षिप्त करने का प्रयास नहीं किया जा रहा दोस्तों। जितना दे रहे हैं पूरा दे रहे हैं। अपवाद वो होते हैं जिनमें कोई नियम नहीं लगता, वो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन जिसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है। नियम लगते तो वो संधि में अलग से गिने जाते, नियम कोई लगता ही नहीं तो वो क्या होंगे, अपवाद होंगे। आप बात करते हैं आगे के नियम की आज की, ध्यान दो क्या। अब मैं कुछ नियम आपके साथ साझा करूंगा, किसका, तय और दय से संबंधित। पहले दोस्तों नियम को आरंभ करने से पहले, पबजी मोबाइल भैया मैं बता चुका हूं अपवाद क्या होता है। अपवाद का मतलब जिस पर जो नियम लगना चाहिए वो नियम नहीं लगे, वो अपवाद हैं। आ जाओ क्या, तय और दय की मैं वार्ता आरंभ कर चुका हूं, तय और दय की मैं वार्ता आरंभ कर चुका हूं। जानिए ये क्या चक्कर है, तय और दय का मामला है क्या। बिल्कुल ध्यान दीजिए, तय और दय के साथ हम कुछ वर्णों को जोड़ेंगे, लेकिन इन दोनों को मैंने विकल्प चिन्ह के साथ क्यों लिखा है। ये जो बीच में मैंने तिरछी लाइन, जिसको अंग्रेजी में आप स्लेश का चिन्ह बोलते हो, हिंदी में विराम चिन्हों में इसका नाम होता है दोस्तों विकल्प चिन्ह। क्या नाम होता है दोस्तों, विकल्प चिन्ह। इसका अर्थ होता है या, आप लिख सकते हो अथवा। क्या लिख सकते हो दोस्तों, अथवा। अर्थात या अथवा को ही विकल्प चिन्ह कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, या लिखो या अथवा लिखो, या फिर आप ये इस विकल्प चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, कविता जी जगदीश का जगत प्लस ईश होता है, बहुत पहले आप ये बात कर चुके हैं, आप देरी से आई हैं। ध्यान दीजिए, क्या तय और दय के बाद कुछ वर्ण जोड़ने वाला हूं, लेकिन मैं उन वर्णों की चर्चा करूं उससे पहले यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि तय और दय को एक साथ लेने का कारण क्या है। दोस्तों बहुत सारी किताबों में हम पढ़ते हैं, एक तो उपसर्ग होता है उद के रूप में, एक होता है उत के रूप में। एक हम पढ़ते हैं उपसर्ग क्या, सत्य या सद, सत्य या सद। ध्यान देना बहुत अच्छे से, ऐतिहासिक में इतिहास मूल शब्द होगा, 21 में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्त, संधि नहीं है। और सदैव याद रखना उपसर्ग से संधि बन सकती है, प्रत्यय के योग में कभी संधि नहीं होती। एनसीईआरटी भी यदि आप पढ़ोगे तो प्रत्यय की परिभाषा के ठीक बाद में पहली पंक्ति में यही लाइन आती है दोस्तों। आप आगे जा रहे हैं, जो बिंदु मैं बताना चाह रहा हूं आप एक बार उस पर ध्यान दीजिए, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ने वाला आपका दोस्त, आपके साथ हर बात विस्तार से साझा कर रहा हूं। क्या है, उत और उद, इन दोनों में से कोई एक ही उपसर्ग एक समय में प्रयुक्त किया जा सकता है। यदा कदा हम उत भी लिखते हैं, यदा कदा हम उद भी लिखते हैं। कई किताबें कहती हैं उद उपसर्ग होता है, कई किताबें कहती हैं उत उपसर्ग होता है। दोस्तों उद और उत दोनों का मतलब एक ही होगा, सत और सद का मतलब ही एक ही होगा, ध्यान रखना। तो आप ये क्यों होता है, क्योंकि ये तय वर्ग का पहला वर्ण है और ये तय वर्ग का कौन सा है, तीसरा। और हम जानते हैं, और हम यह जानते हैं कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सामने यदि सहगोश का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदलता है दोस्तों, तीसरे में बदल जाता है। कौन से में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। अर्थात तय के स्थान पर क्या बन जाता है दोस्तों, दय बन जाता है। तय और दय का शब्द आपके समझ में आ चुका है दोस्तों। अब मैं आता हूं अपने कुछ नियमों के ऊपर। नियम क्या है वो जानिए, नियम क्या है दोस्तों, उनकी हम बात करते हैं। क्या नियम क्या है दोस्तों, सुने जरा, कि यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद हम जोड़ेंगे, कौन कौन से वर्णों को जोड़ेंगे दोस्तों, एक तो जोड़ेंगे च और छ में से किसी एक को, हम जोड़ेंगे जय और झ में से किसी एक को, हम जोड़ेंगे तय और ठ में से किसी एक को, हम जोड़ेंगे दोस्तों ड और ढ में से किसी एक को, हम जोड़ेंगे दोस्तों ल वर्ण को, हम जोड़ेंगे दोस्तों तालव्य से को। किसको जोड़ेंगे, तालव्य से को। अब बात आती है अभिषेक का संधि विच्छेद अभि प्लस सेक होता है, अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगा, आगे नियम आएगा। ऋस्व ई या उ के साथ यदि दंते सकार का योग होता है तो मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाएगा। कविता जी इसकी बात हम आगे करने वाले हैं, एक बार जरा ध्यान दीजिए जो चल रहा नियम है उसके ऊपर। बिल्कुल, क्या
इनमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तय और दय एक समय में एक ही देता है, दोनों कभी नहीं आते, दोनों कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ही रूप होता है। आ जाओ बिंदु पर, आ जाओ बिंदु पर। भ्रमित करने के लिए हम छोटी मोटी किसी भी किताब का सहारा ले लेते हैं और उससे पता चलता है क्या, उससे पता चलता है सर आपकी बुक किस नाम से आती है। मेरी बुक ई उत्कर्ष ऐप पर मिलती है दोस्तों। ये ई उत्कर्ष ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, वहां पर मिलेंगे आपको हिंदी की ई बुक, और वहीं से आप अपना अभ्यास और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं अपने कैरियर को। बिंदु पे बात करते हैं। तय और दय के बाद च छ का भी योग होगा, जय झ का भी योग होगा, टे ठे का भी योग होगा, डे ढे का भी योग होगा, ले का योग होगा और से का योग होगा। योग कैसे होगा, बदलाव क्या होंगे? ये एक नहीं दोस्तों, ये एक नहीं है, ध्यान देना। एक नियम यह हो चुका, फिर ध्यान देना दूसरा नियम बनेगा तय और दय के बाद में जय और झ का। फिर तीसरा नियम बनेगा दोस्तों इसमें क्या, तय और दय के बाद में टे और ठे का। फिर चौथा नियम बनेगा दोस्तों इसमें क्या, तय और दय के बाद, तय और दय के बाद डे ढे का। और फिर चौथा नियम बनेगा दोस्तों, अगला नियम बनेगा तय दय के बाद ले का। और अंतिम जो नियम पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, तय दय के बाद से का। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी किताबों में कंठे और औष्ठ्य नहीं जोड़े जाएंगे दोस्तों, कंठे और औष्ठ्य नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि उनमें सकार वर्ण नहीं आते हैं, उनमें सकार वर्ण नहीं आते हैं दोस्तों। उसकी चर्चा मैं विसर्ग संधि में भी करने वाला हूं। इनमें सकार वर्ण होते हैं, उनमें सकार वर्ण नहीं होते। तय और दय के साथ इन्हीं का हम योग करते हैं। क्यों करते हैं, आगे बात करते हैं कैसा इनमें बदलाव होता है। ध्यान दो, कुछ किताबों में इस पूरे नियम को एक ही जगह लिख दिया जाता है, कुछ किताबों में इन्हें अलग अलग लिख दिया जाता है। कुछ किताबों में एक नियम होता है पूरा, कुछ किताबों में अलग अलग लिख दिया जाता है। दोस्तों हमें अध्ययन की सरलता, हमें अध्ययन की सरलता हेतु पढ़ना है कि हमें नियम चाहे गिनती में कितने भी हो जाएं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे तथ्य क्लियर हो जाने चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है बिंदु। तो ध्यान देना, हम बात करेंगे तय और दय के बाद में किसकी, हम बात करेंगे तय और दय के बाद में च छ की, हम बात करेंगे तय और दय के बाद में जय और जय की, हम बात करेंगे तय और दय के बाद में टे ठे की, डे ढे की, ले की और तालव्य से की। देखो दोस्तों क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे। यदि यदि तय या दय के बाद च या छ में से किसी भी वर्ण का योग होता है, तो इस तय या दय में से जो भी वर्ण होगा उसके स्थान पर दोस्तों च आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों, च आदेश हो जाता है। पुनः सुने, पुनः सुने, केवल इतना सा जोड़ा लिया है मैंने। क्या देखो अलग अलग बता रहा हूं। क्या, तय या दय के बाद यदि च या छ में कोई भी वर्ण हो तो तय या दय में से जो भी होगा उसके स्थान पर च आदेश हो जाता है। यह आपका एक नियम बन जाएगा इसका। अब मैं लेता हूं कौन से को, जय और जय को। तो अगला जोड़ा हमारा क्या बनेगा, तय या दय के बाद यदि जय या जय वर्ण होते हैं, जय या जय वर्ण होते हैं, च वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होते हैं, तो यहां ध्यान दो, इन दोनों में अल्प प्राण और महाप्राण में हमने कौन सा बनाया, अल्प प्राण। तो यहां पर भी अल्प प्राण और महाप्राण में कौन सा बनेगा, जय वर्ण बना देंगे। कौन सा बना देंगे दोस्तों, जय वर्ण बना देंगे। केवल और केवल, केवल और केवल अभी मैं इनके जो फॉर्मूले बनते हैं वो बता रहा हूं, उसके बाद आराम से, उसके बाद आराम से क्या हम बात करेंगे इनके उदाहरणों पर। केवल पहले जोड़े देखिए, उसके बाद आता है अगला योग। अगला योग क्या होगा, तय दय के बाद किसका करेंगे, तय और ठे का। तो योग कैसे होगा, तय या दय के बाद यदि तय या ठे योग करते हैं तो तय या दय में जो भी होगा अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा दोस्तों, टे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, टे में बदल जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं तय और दय के बाद डे और ढे का योग हो, तय और दय के बाद यदि दोस्तों क्या हो, डे और ढे का योग हो तो क्या बदलाव होगा। यहां लिख सकते हैं हम क्या, तय या दय के बाद यदि डे या ढे अर्थात टे वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण का योग हो। तो यहां भी देखो सभी में हम दो में कौन सा ले रहे हैं, पहला। यहां भी इन दोनों में से पहला ले लिया, यहां इन दोनों में से पहला ले लिया, तो यहां भी कौन सा ले लेंगे दोस्तों, पहला वर्ण अर्थात डे वर्ण आदेश हो जाता है। अगला जो हमारा नियम आता है क्या आएगा दोस्तों, कि यदि तय या दय के बाद, तय या दय के बाद लय वर्ण का योग होता है तो तय या दय में जो भी होगा वह भी लय में बदल जाएगा। वह भी किस में बदल जाएगा दोस्तों, लय में बदल जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है किसकी, तालव्य सकार की। किसकी आती है दोस्तों, तालव्य सकार की। इन सभी योगों को देखने से पता चलता है कि तय और दय के बाद च छ, जय झ, टे ठे, डे ढे और लय वर्ण का योग हो तो केवल
तय और दय में बदलाव कर रहे हैं। किस में बदलाव करते हैं? तय या दय में बदलाव होता है, तय या दय वर्ण में बदलाव हो रहा है। लेकिन जब तालव्य सकार का योग होगा दोस्तों, जब तय या दय के बाद, जब तय या दय वर्ण के बाद तालव्य सकार का योग होता है, बदलाव दोनों तरफ होंगे। बदलाव कौन से होंगे? दोनों तरफ होंगे दोस्तों। क्या? तय या दय के स्थान पर तो बनेगा दोस्तों च वर्ण। क्या बन जाएगा? च वर्ण बनेगा। तय या दय के स्थान पर च आदेश हो जाता है, और जो तालव्य सकार है इसके स्थान पर दोस्तों छ वर्ण आदेश हो जाएगा। च वर्ग का दूसरा, तय या दय के बाद में तो यदि तालव्य सकार का योग करते हो तो तय और दय तो किस में बदलेंगे दोस्तों? च वर्ण में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं दोस्तों? च वर्ण में बदल जाते हैं। और तालव्य सकार के स्थान पर दोस्तों छ वर्ण आदेश हो जाता है। यह योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तालव्य सकार को हमने बदल दिया है कौन से में? छ वर्ण में। अब यदि तालव्य सकार आधा तो यह भी आधा। इसमें जो स्वर होगा छ में भी हम वही स्वर जोड़ लेंगे। हम केवल सकार वर्ण को बदल रहे हैं, स्वर को नहीं बदल रहे। जैसे यहाँ इस स में ए जुड़ा हुआ है तो छ में भी ए जुड़ा हुआ है। यदि ये स हलंत होगा तो छ भी हलंत होगा। यहाँ तक की बात एक बार वापस से सुनिए। यहाँ तक की एक बात वापस से सुनो। क्या? तय और दय के बाद यदि च छ, जय झ, टे ठे, डे ढे, ले और तालव्य सकार का योग हो, तालव्य सकार का योग हो तो क्रमशः तय और दय के बाद च छ के योग में च को आदेश करेंगे। तय और दय के साथ जय और झ के योग में जय वर्ण आदेश होगा। तय और दय के साथ टे और ठे के योग में टे वर्ण आदेश होगा। तय और दय के साथ डे ढे के योग में डे वर्ण आदेश होगा। और तय और दय के बाद ले वर्ण के योग में ले आदेश होगा। और तय और दय के साथ यदि तालव्य सकार का योग होता है दोस्तों तो तय दय के स्थान पर च और स के स्थान पर छ वर्ण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है दोस्तों? छ वर्ण आदेश हो जाता है। हमारे 9 नियम हो चुके हैं। उसके बाद ये 6 योग 6 नियमों में हम पढ़ेंगे। इनके अलग अलग उदाहरणों की हम वार्ता करते हैं दोस्तों। इनके अलग अलग उदाहरणों की हम बातें करेंगे। एक बार आप इन केवल योगों का स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, बहुत अच्छे से। अब एक बार आप मुझे बताएं कि यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या दोस्तों? एक बार स्क्रीन बिल्कुल थम्स अप कीजिए। यहां तक की बात आपके समझ में आई क्या कि तय और दय के बाद, तय और दय के बाद च छ का योग होगा तो तय दय का भी क्या बना लेंगे? च बना लेंगे। तय और दय के बाद जय झ का योग होगा तो क्या बना देंगे दोस्तों? जय बना देंगे। तय और दय के बाद टे ठे का योग होगा तो टे बना देंगे। तय और दय के बाद डे ढे का योग होगा तो डे बना लेंगे। ले का योग होगा तो ले बना देंगे। और सकार के योग में दोनों तरफ बदलाव हो जाएगा। दोनों तरफ बदलाव हो जाएगा दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हम एक एक नियम को आरंभ करेंगे। सबसे पहले तय और दय के बाद कौन सा होगा? च छ का होगा। उसके बाद तय दय के बाद जय झ का होगा। उसके बाद तय दय के बाद टे ठे का होगा। उसके बाद तय और दय के बाद डे ढे का होगा, ले का होगा और अंत में तालव्य सकार का होगा। जिसकी चर्चा होगी दोस्तों, जिसकी चर्चा होगी दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरी ओर से, उस उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम। राम राम जी। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.